हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जिसे मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं। इसके रिलेटेड प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सिलेबस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कई सारे टॉपिक्स मेरे से समझ सकें। आज का हमारा टॉपिक है एचआरएम चैलेंजेस के बारे में। टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारी एग्जांपल्स आज के लेक्चर में इंक्लूडेड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को सीखना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना एक कला है और जैसे जैसे बिजनेस बदलता गया, नई नई टेक्नोलॉजीज आती गई, लोगों को मैनेज करने के तरीके भी बदलते गए। मैंने आपको लीडरशिप स्टाइल्स में ये बताया था कि पहले लीडरशिप स्टाइल ऑटोक्रेटिक होता था। टाइम बदला, पार्टिसिपेटिव हो गया, ह्यूमन रिलेशंस को स्टडी किया जाने लगा, अप्रोच बदलती गई और इसी बदलती अप्रोच के साथ कई सारे चैलेंजेस निखर कर सामने आए। हर एक बिजनेस हाउस के लिए अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो क्या करे जिससे लोग उसके साथ जुड़े रहें और ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट भी इतनी ज्यादा ना हो कि कंपनी बियर ही ना कर पाए। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इन्हीं चैलेंजेस को। टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करूंगी। तो आप उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टॉपिक को पूरा सुनिएगा। केस स्टडीज और एग्जाम्पल से टॉपिक की क्लैरिटी आती है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहला चैलेंज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग का मतलब होता है आकार को कम करना। जब ऑर्गेनाइजेशन में ये फील किया जाता है कि नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा हैं, इतनी कॉस्ट कंपनी नहीं ले सकती, तो ये हार्श डिसीजन या यूं कहूं ये टफ डिसीजन कंपनी को लेना पड़ता है। परमानेंट रिडक्शन ऑफ वर्कफोर्स, हमेशा के लिए किसी को काम से निकाल देना, उसे बोला जाता है डाउनसाइजिंग। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में बहुत ही मेजर बदलाव आता है। वर्ड लिखा है मैंने रीस्ट्रक्चरिंग। सारा स्ट्रक्चर दोबारा से बनाया जाता है। नए तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के तरीके ढूंढे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं डाउनसाइजिंग के मेन कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि जब एचआर डिपार्टमेंट ने प्लानिंग की थी उस समय ओवर स्टाफिंग कर ली, ज्यादा लोगों को काम पे रख लिया, अब उन्हें काम से निकालना पड़ेगा। दूसरा रीजन होता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई। जो काम पहले लोग करते थे अब मशीनें करेंगी, जिस कारण से लोगों की जरूरत अब नहीं रही। तीसरा, आजकल के समय में सबसे बड़ा कारण है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है एक मेन फंक्शन किसी बाहर की कंपनी से करवा लेना, उसे पैसे देना और कंपनी को बोलना कि आप हमारे लिए ये पूरा फंक्शन परफॉर्म कर दीजिए। तो ये है तीन मेन कारण। डाउनसाइजिंग को समझाने के लिए मैं आपके साथ एक केस स्टडी डिस्कस करती हूँ। केस स्टडी है यहाँ पर वीनस इंटरनेशनल के बारे में। इस कंपनी ने अपना पेरोल फंक्शन आउटसोर्स कर लिया है, यानी जो भी लोगों की तनख्वाह से रिलेटेड अकाउंट्स बनाने हैं वो बाहर की कंपनी से करवाए जाते हैं, जिस कारण से अब एम्प्लॉयज सरप्लस हो गए हैं और कंपनी का ओनर कहता है कि मुझे अब डाउन साइज करना पड़ेगा क्योंकि लोग ज्यादा हैं। तो कंपनी की एफिशिएंसी और कॉस्ट को कम करने के लिए इन लोगों को मैं काम से निकाल दूंगा। जब भी कभी डाउन साइजिंग का डिसीजन लिया जाता है उसका इफेक्ट बुरा ही आता है। जितने भी लोग अब वीनस इंटरनेशनल में काम कर रहे हैं उनके अंदर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है, डर है नौकरी जाने का। लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो नीचे आती जा रही है और जो लोग काम छोड़कर जाएंगे मतलब कंपनी का स्किल बेस कम हो जाएगा, काबिल लोग कंपनी को छोड़कर चले जाएंगे। जितने बचेंगे उन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, उनके मन में भी डर रहेगा और उनकी परफॉर्मेंस खराब होने के काफी चांसेस हो सकते हैं। अब जैसे कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एचआर मैनेजर का बहुत बड़ा रोल आएगा। मिस जूली जो कि एचआर मैनेजर हैं वो इन्हीं एडवर्स इफेक्ट से कंपनी को बचाने के लिए कई सारे उपाय बताती हैं।
सबसे पहले तो वो कहती हैं कि डाउन साइजिंग करने से पहले स्टाफ को बिठाइए, डिटेल में उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए, उन्हें पूरी सिचुएशन को समझाइए। जो लोग काम छोड़कर जा रहे हैं उन्हें कुछ महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दीजिए। ट्रेड यूनियन जो है उसका ट्रस्ट जीतिए, अदरवाइज स्ट्राइक होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। अब जो एम्प्लॉयज बचे हैं उनका मोरल हाई करने के लिए भी कई सारे मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो मिस जूली यही सजेस्ट करती हैं कि डाउन साइजिंग होने के बाद कंपनी की वर्क एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए रेगुलरली वर्कर्स के लिए वर्कशॉप्स लगानी पड़ेंगी। हर एक एम्प्लॉय के साथ नए नए प्रोग्राम्स चलाए जाएं ताकि उनका मोरल डाउन ना हो। तो माय डियर लर्नर्स, इसके साथ ही डाउन साइजिंग का टॉपिक मैंने आपको अच्छे से समझाया, और अगर आपको एग्जाम्पल से इसकी क्लैरिटी आई है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी जरूर करिए। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा चैलेंज जो कि है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि आजकल के जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो ग्लोबलाइजेशन के कारण अलग अलग देशों से, अलग अलग जाति के और अलग अलग जेंडर के होते जा रहे हैं। तो यही जो इन्वायरमेंट है वो हो चुकी है हेट्रोजीनियस। एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरीके के लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि जमाना है इंक्लूजन का। हर को सबको इंक्लूड करके एक साथ लेके चलना ही कंपनी का धर्म है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में कई सारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो है कंपोजिशन का। हर एक सेक्टर में, अगर हम इंडिया की बात करें, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, यंग लोग भी हैं, स्किल्ड भी हैं, नॉलेजेबल एम्प्लॉयज भी हैं, उसके साथ ही ओल्ड एम्प्लॉयज भी हैं। प्राइवेट सेक्टर खुला तो दूसरे देशों के लोग भी यहाँ पर काम करने आए, और यहाँ पर ये खास ध्यान रखा गया कि चाहे कोई किसी भी जाति का हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, सबको एक समान मानना ही कंपनी के लिए चैलेंज बन चुका है। दूसरा पॉइंट है वुमेन एट वर्क प्लेस का। औरतों की पार्टिसिपेशन काम में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। चाहे हम हार्ड जॉब्स की बात करें या सॉफ्ट जॉब्स, आजकल के जमाने में औरतें इक्वल पे लेती हैं और इक्वल काम ही कर रही हैं। तीसरा पॉइंट है डुअल करियर कपल्स का। हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, महंगाई का जमाना है और घर चलाने के लिए, हायर पोजीशन पे जाने के लिए हर एक तरीके का पर्सन आगे आ रहा है। अगला है चेंजेस इन एम्प्लॉयज वैल्यूज। एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी हैं, नए नए आइडियाज लेके आते हैं, वर्क एथिक्स कम होते जा रहे हैं, लोग लॉयल नहीं रहे कंपनी के साथ, तो उन्हें मैनेज करना कंपनी के लिए एक बहुत कड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन, प्रोफेशनल लोग बढ़ते जा रहे हैं, एजुकेशनल लेवल चेंजेस आ रहे हैं, लोग पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हैं, और जब पढ़ाई हो ज्यादा और नौकरी उसके बराबर की ना मिले या तनख्वाह नौकरी के साथ मैच ना करे तो नतीजा हो सकता है फ्रस्ट्रेशन, तनाव, एब्सेंटिज्म या ढेर सारी प्रॉब्लम्स। तो इन्हीं चीजों के साथ डील करना एक एचआर मैनेजर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। तीसरा चैलेंज है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। आजकल के समय में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, तो जमाना है खुद को अपग्रेड करने का, नए नए तरीके सीखने का। अगर एक एम्प्लॉय अपने आप को अपग्रेड करता है तभी वो सरवाइव कर सकता है आजकल की मार्केट में, नहीं तो वो टेक्निकली ऑब्सोलीट हो जाएगा और कहीं पर भी नौकरी पाना या पुरानी नौकरी में ही ठहरे रहना उसके लिए पॉसिबल नहीं रह पाएगा। इसी बदलती टेक्नोलॉजी के साथ पर्सनल डिपार्टमेंट के फंक्शंस मुश्किल होते गए, जॉब्स इंटेलेक्चुअल हो गई, अपग्रेड हो गई, तो कोई भी पर्सन जो अनस्किल्ड है अब अपने काम को मैनेज नहीं कर पा रहा था। नई टेक्नोलॉजी ने वर्कर्स को डिसलोकेट करने पर मजबूर कर दिया। नई मशीनें आ चुकी थी, तो चाहे एम्प्लॉयज हो और जहां हो वर्कर्स, दोनों को ही अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता था। एम्प्लॉयज के लिए चैलेंज था हाई डिग्री ऑफ ट्रेनिंग लेना ताकि वो इंटेलेक्चुअल कामों को एनालिसिस कर सकें, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकें। वर्कर्स के लिए क्या चैलेंज है? नई मशीनें आ गई हैं, कंप्यूटराइज्ड मशीनें आ गई हैं,
तो रेगुलर ट्रेनिंग, जिससे उन मशीनों को चलाना वो सीख पाए। रोबोट्स आ चुके हैं, तो इन्हीं रोबोट्स को अच्छे से मैनेज करना, उन्हें अच्छे से काम करवाना, यही उनके लिए मेजर चैलेंज बन चुका है। ये चैलेंजेस आए लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और इन्हीं दोनों ने मिलके एचआरएम को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। अब चाहे हम बात करें वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की या बात करें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की, इन दोनों को ही मैनेज करना कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। अगर अच्छे से मैनेज करना है तो कंपनी को ही फायदा होगा। तो कैसे मैनेज करें? बेटर कम्युनिकेशन, बातचीत रेगुलर बेसिस पर हो। ह्यूमन रिलेशंस को अच्छा बनाया जाए ताकि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए। वर्क कल्चर सपोर्टिव हो। अगर किसी एम्प्लॉय को या वर्कर को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो मैनेजर उस प्रॉब्लम को सुने और उसका अच्छे से हल भी बताए। तो आपको अगर टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम डिस्कस करेंगे अगला चैलेंज, जो कि है एग्जिट पॉलिसी। जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था डाउनसाइजिंग, यानी लोगों को काम से निकाल देना। तो जब भी एम्प्लॉइज की रिट्रेंचमेंट होती है, उन्हें काम से निकाला जाता है सरप्लस लोगों को, तो वहां पर ये बहुत जरूरी है कि कंपनी एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे किसी भी एम्प्लॉय या वर्कर का बुरा ना हो। तो जब एग्जिट पॉलिसी डिजाइन की जाती है, उसके मेन कारण होते हैं रीस्ट्रक्चरिंग, क्योंकि यूनिट के अंदर कोई प्रॉब्लम थी जिस कारण से स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने पड़े और सारी कंपनी को दोबारा से डिजाइन किया गया। या क्लोजर ऑफ सिक यूनिट्स, कंपनी में सुधार का कोई भी अब नामो निशान नहीं बचा, तो सारे एम्प्लॉयज को काम से निकालना पड़ेगा। उसके लिए एक सही और लीगल पॉलिसी का होना बहुत ही जरूरी है। एग्जिट पॉलिसी के दो मेन पॉइंट्स हैं। पहला तो है कंपनसेशन, जिसको काम से निकाला गया है उसे कुछ महीने की तनख्वाह या लमसम पैसे दिए जाएं। रिहैबिलिटेशन, काम से निकाले जा रहे लोगों के लिए दूसरी नौकरी की व्यवस्था करना भी कंपनी की जिम्मेवारी है। तो क्यों निकाला जाता है आखिर? इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि हमने केस स्टडी में पढ़ा, कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही थी तो लोगों को काम से निकालना पड़ा। मॉडर्नाइजेशन हो गई, तरीके बदल गए। बिजनेस में बहुत कॉस्ट बढ़ गई, हेल्थ को सही करने के लिए लोगों की नहीं, बिजनेस की, लोगों को काम से निकालना पड़ रहा है। वर्कर्स के हक में है, बिना तनख्वाह के काम करवाना लीगल नहीं है। इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, सिक यूनिट्स का बंद होना ही देश के लिए अच्छा होता है। और लॉन्ग रन में वर्कर्स के लिए भी बढ़िया है कि वो एक टूटे हुए यूनिट को छोड़कर एक अच्छी कंपनी में जाकर नौकरी करें। एग्जिट पॉलिसी के दो मेन मेजर्स हैं। एक तो है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, सरकारी कंपनियों में एम्प्लॉयज को ये स्कीम सुविधा दी जाती है। और दूसरा है नेशनल रिन्यूअल फंड। अब हम डिस्कस करेंगे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज, जो कि है वर्क लाइफ कन्फ्लिक्ट। इसको समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर डिटेल में वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहां से सुन सकते हैं। आजकल के टाइम में लोगों में मतभेद बढ़ता जा रहा है क्योंकि ईगोस बहुत बड़ी हैं। कोई भी अपनी बात को काटवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लोगों में राइवलरी बढ़ती जा रही है। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मतभेद, जहां पर दो लोग या दो ग्रुप्स आपस में डिसएग्री करते हैं और यही डिसएग्रीमेंट बढ़ता जाता है और कंपनी को डिसफंक्शनल बना देता है। तो ये भी माना गया है कि कन्फ्लिक्ट को अगर अच्छे से मैनेज किया जाए तो कंपनी के लिए ढेर सारे आइडियाज निखर कर बाहर आ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दो एम्प्लॉयज हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से कस्टमर्स को बढ़ाया जा सकता है, क्या मार्केटिंग की टेक्निक बढ़िया है। पहली कहती हैं कि व्हाट्सएप पर मैसेजेस करते हैं। आगे से श्रीमान कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है, बिल बोर्ड्स के ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाएंगे। दोनों एक दूसरे की बात को सुनने को तैयार नहीं है। यही होता है कन्फ्लिक्ट। कंपनीज कन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए कई काम कर सकती हैं, जैसे कि नए नए वेलनेस प्रोग्राम्स जहां वर्कर की हेल्थ को और माइंड को शांत किया जाए। इनोवेटिव टेक्निक्स ढूंढना, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स देना, जो सुबह शाम करना चाहे काम तभी करें। और सेल्फ मैनेज करना, मेडिटेशन और योगा करवाना जिससे लोग शांत रहें। इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर के साथ।